तो यहीं पे एक मेरा और अगला क्वेश्चन, क्योंकि ये सब आगे जाके बहुत बड़े लीडर बनने वाले हैं, तो आपके हिसाब से, सभी पैनलिस्ट के हिसाब से, एक लीडर के ऐसे कौन से गुण है या एट्रीब्यूट्स है जो उस लीडर में होने ही चाहिए, जो उसको सक्सेसफुल बनाते हैं? ऐसे कौन से गुण है जो उसको सक्सेसफुल बनाते हैं? और ये जो गुण है या ये जो प्रॉपर्टीज है या एट्रीब्यूट्स है, ये समय के साथ, डोमेन के साथ, फील्ड के साथ चेंज होने जरूरी है? सर मैं इसमें कुछ शुरुआत में कहना चाहता हूँ सर। देखो कि नेटवर्क मार्केटिंग में हम लोग अगर देखते हैं ना, तो बहुत सारे लोगों को लगता है क्या बोलता है यार, बहुत जबरदस्त लीडर है। हाँ, लेकिन सर नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस होने के लिए एक बहुत अच्छी बात यह है या बहुत सत्य बात यह है कि अच्छा बोलने वाला ही लीडर होता है, ऐसा जरूरी नहीं है। अच्छा सुनने वाला लीडर होता है। और इसीलिए पहला जो गुण चाहिए ना लीडर में, वो है लिसनिंग एटीट्यूड, जो मैंने मेरे में डेवलप किया, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। हाँ। मतलब पहले बैंकर साहब बिल्कुल नहीं थे। हाँ, बिल्कुल नहीं सुनाते दूसरी बात यह है कि देखो कि मैं बोलता कि नेटवर्क मार्केटिंग और हमारे जो लोग हैं ना, मतलब एक देखो हम लोग खाना खाते हैं ना, थाली में खाना खाते हैं। अभी ये थाली में कितने प्रकार के टेस्ट होते हैं? संस्कृत में एक सुभाषित है उसका, मैं वो नहीं बोलूंगा, लेकिन वो कहते हैं कि 6 स्वाद है। मतलब तीखा है, खारा है, मीठा है, कड़वा है, तूरा है, ऐसे 6 स्वाद है। मुझे ये कहना है कि नेटवर्क मार्केटिंग की टीम मतलब एक थाली है। हाँ, और ये थाली में अलग अलग प्रकार के स्वाद आएंगे। अभी जैसे हम लोग तूरा अच्छा खाते हैं, खट्टा भी मजा करके खाते हैं, वैसे हर एक आदमी को अच्छी तरह से अपने को ट्रीटमेंट देना है। तो मुझे लगता है कि ये भी गुण उसमें चाहिए। और एक गुण मैं बोलना चाहूंगा सर इसमें, तीसरा गुण यह है कि बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी कटकट पिच कुछ भी होती है लोगों के साथ, तो स्वाभाविक है, किचकिच होते रहते, स्वाभाविक है ना। तो मुझे यह कहना है कि जो भी किचकिच होती है, पिच होती है, उसको भूलना चाहिए आगे बढ़ते समय में। तो हम लोग एक अच्छी टीम, एक अच्छी लीडरशिप जा सकते हैं। पकड़ के रखना नहीं रखना है कुछ। हाँ गुरु। हाँ सर, आप लीडर का गुण के बारे में बोल रहे हैं, तो ये लीडर उसके साथ कोई ना कोई टीम होता है सर। टीम होता है, मगर ये टीम छोड़ के नहीं जाना है सर। राइट। बाहर हम देखा तो बहुत डाइवर्स होती है। कंपनी को डाइवर्स देती है, हस्बैंड एंड वाइफ डाइवर्स करती है। यहाँ पे भी लीडर और टीम के साथ डाइवर्स चलती रहती है। ये डाइवर्स का एक ही रीजन होती है, मुझको इंटरेस्ट नहीं है। इसीलिए ना लीडर को वो गुण होना चाहिए जो बाहर में दुनिया में बहुत सारी एजुकेशन मिलती है, बहुत कुछ है सिखाने के लिए, वो सिखाना पड़ता है टीम को। नए सिखाने से क्या होती है सर, टीम का एक्साइटमेंट बहुत बढ़ती है। परफेक्ट है। एक्साइटमेंट से क्या बढ़ती है सर, उसका एटीट्यूड बिल्ड होना शुरू होता है, क्योंकि जो किसी को पता नहीं है वो मुझको पता है। देखो यहाँ पे गुरु बहुत अच्छा पॉइंट बोल रहा है, सब लोग ध्यान से सुनो। एजुकेशन होना जरूरी है, एजुकेशन से आता है एक्साइटमेंट, और एक्साइटमेंट से आता है एटीट्यूड। एटीट्यूड से ड्रीम बिल्ड होता है। एटीट्यूड से ड्रीम बिल्ड होता है। बिना एटीट्यूड ड्रीम कभी भी नहीं बिल्ड नहीं होती है। राइट। वो ड्रीम बिल्ड हो गया ना, उसका प्रेजेंटेशन इतना सुधरता है। कहाँ ही देखो सर, वो कुछ भी ट्रेनिंग लेने दो, 1-to-1 लेने दो, किसी को भी वो एक्वायर कर लेता है। ये लीडर है ना, किसी का लेवल में वो प्रॉब्लम फेस करता रहता है। सिचुएशन के हिसाब से उसको बाहर निकालना ये लीडर का बहुत महत्वपूर्ण गुण होता है। काम है। देखो बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ पे गुरु ने बोला है, वेरी गुड पॉइंट गुरु, थैंक यू। देखो एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लीडर्स देखे हैं जो 2001 से हो गए अभी 2015-21, और वही चीज बार बार वही करते हैं, नया सीख नहीं रहे हैं। तो नया सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मुकेश जी सर, एक्चुअली लीडर के जो गुण हैं वो डिफरेंट रोल या सिचुएशन के हिसाब से बदलना जरूरी है, ऐसा मुझे लगता है। एक टीम को आगे ले जाने के लिए आपको बहुत सारे रोल करने पड़ते हैं। और अगर मैं उसको उदाहरण के रूप में बताऊं तो एक टीम में आपको एक माँ का रोल करना चाहिए। एक माँ के जो गुण होते हैं ना, वो कैसे होते हैं, माँ जो होती है वो अपने बच्चों में कभी अवगुण नहीं देखती है। राइट। या बच्चा कमा रहा नहीं कमा रहा फिर भी वो उसको प्यार करती है। तो मुझे लगता है कि ये गुण एक डेवलप अगर हम लोग करते हैं, कि माँ का रोल हम लोग माँ का रोल करना जरूरी है। जो है नहीं डाल रहा है, यस, अपने ही आदमी है भाई। या और दूसरी चीज है कि उसमें बाप का भी रोल होना चाहिए। बाप का भी होना चाहिए। बाप का रोल क्या होता है कि वो एक थर्ड एंगल होता है, और वो वॉच करता है कि मेरे जो बच्चा है, मेरा जो फैमिली है, वो किस दिशा में जा रहा है। तो इसलिए मेरे टीम के ऊपर भी मेरा वॉच एज ए फादर भी अगर मैं करूं तो वो भी एक होना चाहिए। और एक इसमें मैं जरूर ऐड करना चाहूंगा कि
एक भाई जैसा भी रोल करना चाहिए। Very good. क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि भाई से अच्छा कोई दोस्त नहीं होता, और भाई से वो बातें हम शेयर कर सकते हैं जो माँ बाप से नहीं माँ बाप से नहीं कर सकते। और भाई जैसा अगर हम रिश्ता बनाते हैं तो मुझे लगता है कि टीम लीडर जो है आपस में इतना अपनी जो प्रॉब्लम्स है वो शेयर कर सकते हैं, तो मैं उसको अंडरस्टैंड करके समझा सकता हूँ किस तरह से हम आगे जा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से लीडर ने सारे रोल करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ पे मुकेश जी ने बोला कि लीडर को माँ भी होना चाहिए, बाप का रोल भी करना चाहिए और भाई का रोल भी करना चाहिए। अगर आप ये तीनों रोल ठीक तरह से कर सके तो ही आप एक बड़े लीडर बन सकते हो। तीनों में से एक ही रोल करते हो तो गड़बड़ है। सब लोग नोट करो अपने अपने हिसाब से, जैसे मैंने बोला लर्निंग प्रोसेस है, लर्न करते रहो। थोड़ा सा सर, जैसे हमने बहुत बार सुना है कि नेटवर्क मार्केटिंग में अगर सफल होना है तो 5 P बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हाँ, जैसे प्रोफाइल ऑफ द कंपनी, राइट, पर्सन बिहाइंड द कंपनी, और यानी जो प्रोडक्ट है वो भी अच्छा होना चाहिए, राइट, प्लान भी बहुत अच्छा होना चाहिए, यानी चौथा P प्लान है, हाँ, और पे आउट टाइम पे मिलना चाहिए। हाँ, ये 5 P हमने बहुत बार घिसे पीटे, सुना है, मतलब बहुत घिसे पीटे वर्ड है, हाँ, हमने बहुत बार सुने हैं। सब 5 P होने चाहिए। वैसे देखो, जो नेटवर्किंग का जो मेन फॉर्मूला है, नेटवर्किंग इज इक्वल टू टीम वर्क। राइट, यानी वर्क तभी होगा जब आपके पास टीम है। हाँ, यानी लीडर के पास टीम होना जरूरी है। इसलिए टीम बिल्डिंग के लिए लीडर के पास भी एक 5 P होना बहुत जरूरी है। यानी पहला P जो है, जैसे नेटवर्किंग के 5 P है वैसे लीडर्स के भी 5 P होने जरूरी है। वेरी गुड। टीम बिल्डिंग के लिए 5 P होना जरूरी है। यानी पहला P है उसका प्रेजेंटेशन कैसा है। हाँ, यानी प्रेजेंटेशन खाली खुद का नहीं होना चाहिए, डाउनलाइन में अपने लिए अपने जैसे बहुत सारे लोग तैयार होना चाहिए प्रेजेंटेशन के लिए, प्रेजेंटेशन देने के लिए। हाँ, क्योंकि अकेला आदमी पूरी टीम खड़ा नहीं कर सकता। हाँ, दूसरा जो है, दूसरा P पेशेंस होना जरूरी है, क्योंकि टीम कभी जल्दी लग जाती, कभी देर से लग जाती है। हाँ, वो पेशेंस लेकिन लगती जरूर है। हाँ, यानी ऐसा नहीं सोचना है कि इसकी जल्दी लगी तो मेरी क्यों नहीं लग रही। हाँ, हाँ, यानी वो पेशेंस अपने अंदर रहना चाहिए। और तीसरा P जो है पोटेंशियल, यानी ढूंढना जरूरी है। यानी हर अपने टीम में अलग अलग पोटेंशियल है, यानी उनको ढूंढना और उनका सही जगह पे इस्तेमाल करना जरूरी है। और चौथा P है यानी पीपल्स ट्रेनिंग। अपने फील्ड में अलग अलग लोग आते हैं, अपने क्षेत्र में मास्टर हो सकते हैं, लेकिन अपने फील्ड में मास्टर बनाने के लिए उनको ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी है। और पांचवा P जो है अलग अलग क्षेत्र से आए हुए अलग अलग नेचर के लोग हैं, इनके साथ डील करने के लिए पांचवा P है, दैट इज पीपल हैंडलिंग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है, तब एक अच्छी टीम बनती है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थोड़ा सा हमने बोले हैं। 5 P फॉर बिल्डिंग टीम, मेरे हिसाब से सबने लिखे रहेंगे। वेरी गुड। हाँ सचिन, हम लोग लीडरशिप के गुण के बारे में बात कर रहे हैं एक्चुअली। हाँ। तो लीडरशिप जब आती है लीडर बनने के बाद, तो मुझे थोड़ा सा उसके पहले जाना है। हाँ। तो एक बिगनर जब आता है तो वो लीडरशिप कर तब जाता है कि बिगनर टू अ लीडर हम लोग जिसको बोलते हैं, तो उसमें भी कुछ गुण होना जरूरी है, तभी वो लीडर बन सकता है। राइट। तो बेसिक गुण जो होते हैं स्टार्ट करने के लिए, मैं उसको बोलता हूँ सेलिंग, टेलिंग, पार्टिसिपेटिंग एंड डेलीगेटिंग। Okay. तो Selling, सेलिंग तो थोड़ा उसको बेचना आना चाहिए, लोगों and से बात delegating. करके उन्हें भी वो सिखाना जरूरी है। तो सेलिंग भी चाहिए, टेलिंग भी चाहिए, पार्टिसिपेट यानी सबको समाहित करके लेना भी जरूरी है। हाँ। और वो जो चीज अच्छी करता है, जिसके टीम में जो आदमी जो रोल अच्छा करता है, उसको वो डेलीगेट करके देना भी उसके लिए आना चाहिए, तभी वो एक अच्छा लीडर बनेगा। और लीडर बनने के बाद वैसे तो बहुत सारे गुण चाहिए, लेकिन हम लोग बोलते हैं ये बिजनेस में एक गुण सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज सिचुएशनल लीडरशिप। ओके। तो सिचुएशन के हिसाब से वो लचीलापन जिसको बोलते हैं वो लीडर में होना बहुत जरूरी है। फ्लेक्सिबिलिटी होना जरूरी है। फ्लेक्सिबिलिटी होना बहुत जरूरी है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट गुण है वो है फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी अगर आपके पास है तभी आपको बाकी के जो गुण है आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो, बिकॉज यू आर फ्लेक्सिबल। और फ्लेक्सिबल नहीं है तो सारे गुण होने का भी कुछ फायदा नहीं होता है, बिकॉज क्या होता है बहुत बार अप एंड डाउन भी आते हैं। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी अगर आप में रहेगा तो आप कभी भी स्क्रैच से वापस स्टार्ट कर सकते हो, वापस वो फिनिक्स जैसा भरारी ले सकते हो बोलते हैं। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कैसा होता है ना, हर बार हम लोग जब ड्राइव करते हैं कार, तो हम लोग हर बार टॉप गियर पे गाड़ी नहीं चला सकते। राइट। कभी ट्रैफिक आएगा, कुछ भी आएगा, तो फर्स्ट गियर में गाड़ी चलाने की भी आदत चाहिए। और फर्स्ट गियर में अगर आप फ्लेक्सिबिलिटी है तो आप वो बराबर आप फर्स्ट गियर पे लाओगे, ट्रैफिक जब खुलेगा वापस आप टॉप गियर पे जा सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि बहुत बार ये होता है कि लोग टॉप गियर में ही जाना पसंद करते हैं लेकिन ट्रैफिक है तो गाड़ी फर्स्ट गियर में
डालनी ही पड़ेगी। तो लीडर को फ्लेक्सिबल होना जरूरी है। लास्ट वाटकर साहब, किसी भी लीडर को अगर बड़ा बनना है, सक्सेसफुल बनना है, तो उसके अंदर बहुत सारे क्वालिटीज गुण होना बहुत जरूरी होता है। लेकिन जो मैं कुछ बातें बोलना चाहता हूँ कि वो गुण होने ही चाहिए। ये सबसे पहला है, उसको आइस यानी बर्फ जैसा ठंडा दिमाग रखना चाहिए। उसका सूरज जैसा फुल ऑफ एनर्जी होना चाहिए। ओके, गोल जैसा फुल ऑफ इंफॉर्मेशन होना चाहिए। स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। यस, बर्फ जैसा ठंडा होना चाहिए। राइट। और दूसरा सूरज जैसा फुल ऑफ एनर्जी होना चाहिए। सूरज जैसा फुल ऑफ एनर्जी होना चाहिए। राइट। जैसे गूगल जैसा फुल ऑफ इंफॉर्मेशन हो, गूगल जैसा इंफॉर्मेशन सीकर होना चाहिए। यस, फुल होना। वेरी गुड। फिर कर लो दुनिया मुट्ठी में जैसा विजनरी होना चाहिए। अच्छा, विजनरी होना चाहिए। विजनरी होना चाहिए। लास्ट कि जो सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, एन एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम इमीडिएटली। एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम भी होना चाहिए। यस। तो चलो, बहुत अच्छे पॉइंट्स यहाँ पे हमें सभी लीडर के एट्रीब्यूट्स मिले हैं। आप में कितने एट्रीब्यूट्स है देख लीजिए, नहीं है तो अडॉप्ट करने की कोशिश कीजिए। लर्निंग प्रोसेस है, आपको समझना पड़ेगा और आगे जाना पड़ेगा। वाटकर साहब ने यहाँ पे एक बहुत अच्छा पॉइंट बोला, एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम। और मेरा अगला क्वेश्चन जो है आप सभी पैनलिस्ट से इसी के ऊपर है, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है, कॉन्फ्लिक्ट्स है, ये आते रहते हैं। क्योंकि हम जब टीम चलाते हैं तो लोग हैं तो उनके विचार है, और उनके विचार है तो कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं टीम में। तो मेरा अगला क्वेश्चन इसी पैनल को यही है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स है, ऑब्स्टेकल्स है या प्रॉब्लम्स आते हैं टीम में, ये आप हैंडल कैसे करते हो? हाउ टू हैंडल दिस कॉन्फ्लिक्ट्स, प्रॉब्लम्स, ऑब्स्टेकल्स? हाँ, बेनकर साहब। सर, अभी थोरात साहब ने एक चीज कही, मुझे उसका सेंटेंस बहुत अच्छा लगा। हाँ, उन्होंने कहा कि एक अकेला आदमी टीम नहीं खड़ा कर सकता है। राइट। लेकिन एक आदमी पूरी टीम खत्म करता है। होता है ना ऐसा? हाँ, होता है। सर, इसके लिए एक अंग्रेजी में एक कहावत है, हाँ, कि ए स्पार्क निग्लेक्टेड कैन बर्न द हाउस। मतलब एक नजरअंदाज किया हुआ प्रॉब्लम पूरा का पूरा सिस्टम खत्म कर देता है। हाँ। और इसके लिए मुझे ये कहना है सभी लीडर से, जो लीडर बनने जा रहे हैं, कि भाई आपको प्रॉब्लम देखने की दृष्टि आनी चाहिए। राइट। अभी ये जो प्रॉब्लम कैसे देखेंगे हम लोग? हाँ। तो प्रॉब्लम दो तरीके से देख सकते हैं। इसके लिए मैं हमेशा उदाहरण देता हूँ क्रिकेट के मैच का। हाँ। और उसमें जो रनआउट होता है ना उसका, हाँ, देखो जब रनआउट होता है ना, हाँ, तो अगर एकदम सिंपल है, मतलब स्टंप बहुत लंबे है, तो वहां के वहां डिसीजन ले सकते हैं, मतलब प्रॉब्लम वहां पे खत्म हो सकता है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि वो समझता ही नहीं है सबको कि आउट हुआ कि नहीं हुआ। राइट। तो हम लोग कहां पे जाते हैं? हाँ, हम लोग थर्ड अंपायर के पास जाते हैं, और थर्ड अंपायर वहां से डिसीजन लेता है। मुझे यही कहना है सभी लीडर्स को कि भाई अगर प्रॉब्लम अपने से सॉल्व होता है तो करो, नहीं तो थर्ड अंपायर की मदद ले लो, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो इन्होंने थर्ड अंपायर की बात की है, तो हमारे पास बहुत सारे थर्ड अंपायर है। अरे नेटवर्क के सिस्टम में हमारे क्लस्टर मैनेजर रहते हैं, जोनल मैनेजर रहते हैं, रीजनल मैनेजर रहते हैं। ये कौन है? थर्ड अंपायर है। तो चलो ये थर्ड अंपायर से भी पूछ लेते हैं अभी कि बाबा आप ये कैसे हैंडल करते हो, थर्ड अंपायर? हाँ, केविन। सर, जैसे बेनकर साहब ने बोला, ज्यादातर प्रॉब्लम जो आते हैं, हाँ, उसमें एज ए मैनेजर्स हमें थर्ड अंपायर का रोल ही करना पड़ता है। और ज्यादातर प्रॉब्लम सर जो आते हैं वो ईगो क्लैशेस की वजह से आते हैं। ईगो क्लैशेस की वजह से मतलब लोग क्या बोलते हैं कि मैं सही हूं, हाँ, या उसके सामने जो फाइट कर रहा है, मतलब आर्ग्यूमेंट कर रहा है, वो बोल रहा है मैं सही हूं। हाँ, मतलब मैं भारी, उसमें प्रॉब्लम सॉल्व होता ही नहीं है। हाँ, तो हमारा जो रोल होता है वो क्या होता है कि हम दोनों साइड को पहले सुन लेते हैं। हाँ, उनको समझते हैं। हाँ, उसके बाद उन लोगों का हम पैचअप करवाते हैं कि भाई आप भी सही हो, आप भी सही हो। तो ज्यादातर लीडर ने प्रॉब्लम जब आता है तब सुन के लेना और फिर सॉल्यूशन पे जाना और फिर दोनों को मिलाना, क्योंकि डायरेक्ट मिला दिया तो शायद बहुत बड़ा विनाश हो जाएगा। तो उससे अच्छा है कि सुन के लो, समझ के लो, फिर पैचअप करवाओ। और ज्यादातर ये रोल हम मैनेजर्स का यही रहता है, जिसकी वजह से 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो सुन के लेना और फिर पैचअप करवाना, ये ज्यादा जरूरी होता है। ये रोल हमारी ये सब लीडर भी कर सकते हैं। हाँ, मतलब बहुत बार लोगों को प्रॉब्लम आता है तो मजा आता है। हाँ, मतलब उसको, हाँ, प्रॉब्लम को वो एंजॉय करते हैं, लेकिन हमें एंजॉय नहीं करना है, क्योंकि हाँ, वही हमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम और बड़ा क्रिएट कर सकता है जी। फिर आगे जाके प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते। तो प्रॉब्लम को एंजॉय मत करो, प्रॉब्लम में सॉल्यूशन लाओ और फिर दोनों को सुन के फिर आगे बढ़ो। तो ये मेरा एक व्यू है। रचित, आप कुछ बात करना चाहते हैं? सर, मुझे ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें न्यूट्रल होना बहुत जरूरी है। हाँ, क्योंकि जब तक हम न्यूट्रल नहीं होंगे ना तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकता। अगर हम न्यूट्रल होंगे ना
तो बहुत बड़ी क्या होता है कि बहुत सारे प्रॉब्लम वो शायद जल्दी सॉल्व हो जाते हैं, या प्रॉब्लम जहां पे वहां पे ही खत्म हो जाता है। मतलब बायसनेस होना नहीं चाहिए हमें कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के टाइम पे। मतलब ये ज्यादा टर्नओवर दे रहा है तो उसका सुनना मतलब चाहिए। होता क्या है ना कि कई बारी कि ये व्यक्ति ज्यादा टर्नओवर दे रहा है तो इसका प्रॉब्लम मेरे लिए प्रायोरिटी पहला है, और ये टर्नओवर कम दे रहा है तो शायद हम उसके प्रॉब्लम को निग्लेक्ट करते हैं। छोड़ो, वैसे भी काम नहीं कर रहे हैं। और हो सकता है क्या है ना, जिस इंडस्ट्री में हम काम कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग में, अभी ये कनेक्शन है ना, कनेक्शन अच्छा भी है और कनेक्शन कम भी है। तो कनेक्शन कम है तो इसका प्रॉब्लम मेरे लिए सबसे पहला है, और कनेक्शन कम है तो तेरा प्रॉब्लम का नंबर कब आएगा मुझे मालूम नहीं है। तो हमें बायसनेस नहीं होना चाहिए। अगर हम शायद कनेक्शन कम है और टर्नओवर कम है और उसके प्रॉब्लम पे ज्यादा ध्यान देते हैं तो शायद जो कनेक्शन कम है या टर्नओवर कम है वो शायद बहुत ज्यादा बढ़ेगा। राइट, वहीं से डेवलपमेंट के चांस है। और सबसे पहले सर और क्या लगता है ना कि प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम हमें सामान्य दृष्टिकोण सबके साथ एक जैसा रखना चाहिए। अगर ये एक जैसा रखते हैं तो प्रॉब्लम आएगा ही नहीं, और जो आया है बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। वेरी गुड पॉइंट। हाँ दिलीप, आप कुछ बात करना चाहते हैं? यस सर। सर हमारे सामने अगर कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो सबसे पहले तो हमें एक चीज को ध्यान रखना जरूरी है कि हमें इमीडिएटली रिएक्ट नहीं करना चाहिए उस प्रॉब्लम को। तो हमें रिएक्ट नहीं करना है, हमें प्रॉब्लम सामने आने के बाद उसे रिस्पॉन्ड करना है। राइट। और रिस्पॉन्ड करने की जब बारी आती है तो थोड़ा सा समय लेना बहुत जरूरी है। और ये समय किस लिए लेना चाहिए, तो मैं पर्सनली अगर मेरे सामने कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो मैं क्या करता हूँ, मैं उस प्रॉब्लम के जितने भी पॉसिबल सॉल्यूशंस है उनको मेरे सामने पहले रखता हूँ। फिर ऐसे सॉल्यूशंस एक एक करके मैं बंद करना स्टार्ट कर देता हूँ जिससे ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। राइट, क्लोजिंग ऑफ डोर्स। क्लोजिंग द डोर्स। तो ऐसे कुछ सॉल्यूशंस होते हैं जिससे ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाला है। फिर फाइनली में मुझे एक सॉल्यूशन ऐसा 100% मिलता है जिससे ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा ही होगा। वेरी गुड। यहां पे एक चीज मैं थोड़ा बताना चाहूंगा, टॉक शो के साथ ही है। चलो, ये थर्ड अंपायर अभी आपने सुना, लेकिन थर्ड अंपायर के पास रनआउट के डिसीजन ही जाते हैं। बाकी बोल्ड हो गया, कैच हो गया, एलबीडब्ल्यू, वो उधर के उधर ही करने पड़ते हैं। मतलब ऐसा मत करो नहीं तो हमारे मैनेजर बोलेंगे सर आपने क्या एक क्वेश्चन पूछ लिया अभी सभी लोग थर्ड अंपायर करते हैं, जाओ उधर ओके, आके जाते हैं वाटकर साहब। ओके, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? यस सर। प्रॉब्लम्स कहाँ नहीं होते हैं, लाइफ इज फुल ऑफ प्रॉब्लम्स। इस प्रॉब्लम्स में हर प्रॉब्लम में अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक्चुअली जहाँ पैसा नहीं होता है वहाँ भी प्रॉब्लम है, जहाँ पैसा बहुत ज़्यादा होता है वहाँ भी प्रॉब्लम होता है। हमारे लिए वो प्रॉब्लम अच्छी बात होती है। एज ए लीडर कोई भी प्रॉब्लम आपके पास लेके आता है तो उसको पहले शांति से और बहुत सीरियसली सुनना बहुत ज़रूरी होता है। तो इससे उसका 50% प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व हो जाता है। बाकी ज़्यादातर नेटसेप पे कोई भी प्रॉब्लम आता है तो मुझे लगता है उससे सिर्फ 3 चीज़ों से वो प्रॉब्लम सब सॉल्व हो सकते हैं। या तो उसका प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कुछ समय देना पड़ेगा, या तो उसका प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कुछ पैसा देना पड़ेगा, या तो उसका प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए किसी के साथ उसकी जोड़ी लगानी पड़ेगी। दैट्स इट। ओके, ग्रेट। हाँ सचिन। सर हम लोग जो इंडस्ट्री में काम करते हैं तो वी आर इन अ पीपल इंडस्ट्री। राइट। तो जब लोगों के साथ ही काम करना है तो प्रॉब्लम तो आना ही है। प्रॉब्लम 100% आएगा और प्रॉब्लम आना भी चाहिए, बिकॉज प्रॉब्लम आते हैं तो ये साइन है कि हम लोग डेवलप करने जा रहे हैं। राइट। लेकिन वो मतभेद जो होते हैं वो मतभेद होने चाहिए, लेकिन मनभेद नहीं होने चाहिए। मतभेद होने चाहिए, मनभेद नहीं होने चाहिए। तो मतभेद होना इज अ गुड साइन। और हम लोग अगर बोलते हैं तो प्रॉब्लम बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम लोग अगर इसको कैटेगराइज करने की सोचते हैं तो मेरे ख्याल से मेनली 4 कैटेगरी में हम लोग इसको डिवाइड कर सकते। कोई भी प्रॉब्लम होने दो, ये 4 में से कोई एक कैटेगरी में वो आता है। एक तो वो टास्क बेस्ड प्रॉब्लम आएगा, या फिर वो लीडरशिप बेस्ड प्रॉब्लम आएगा, या फिर वो वर्किंग के स्टाइल के बेस्ड प्रॉब्लम आएगा, या फिर वो ईगो या फिर पर्सनालिटी बेस्ड प्रॉब्लम आएगा। तो ये पहले देखना जरूरी है कि ये 4 में से ये जो प्रॉब्लम आ रहा है ये कौन से कैटेगरी वाला प्रॉब्लम है। तो कैटेगराइज द प्रॉब्लम इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैटेगराइजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सॉल्यूशन देना मेरे ख्याल से इजी होता है। बहुत बार लोगों को प्रॉब्लम क्या है वो एंड तक समझता ही नहीं है कि प्रॉब्लम क्या हो रहा है, प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि वो कैटेगराइज नहीं कर पाते। सो ये 4 कैटेगरी मेरे पास मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है। वेरी गुड। सर मुझे लगता है प्रॉब्लम का कोई क्लब लेवल नहीं होता है। ऐसा नहीं जो वो न्यू लीडर है क्या नया स्टार क्लब में है, सिल्वर क्लब में है, उसके साथ ही प्रॉब्लम आ सकता है, और जीटीसी लेवल में जो लीडर है उसके साथ प्रॉब्लम नहीं आ सकता है। ऐसे में लाइव एग्जांपल बताना चाहूंगा। हमारे टीम में अब इस महीने का ही लाइव एग्जांपल मैं बता रहा हूँ। अभी यही महीने में हुआ है। अभी इसी महीने का अगस्त महीने का मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। अभी हमारा टीम में डायरेक्टर क्लब लीडर है अरूप कुमार सोम सर, जिसका इनकम 23 लाख रुपए हो गया। अभी उनका मेडिक्लेम था,
तो मेडिक्लेम फैमिली प्रोटेक्शन प्लान का उन्होंने पेपर, उनका बेटा ने डायरेक्टली इंश्योरेंस कंपनी में पेपर सबमिट किया था और कुछ दिन के बाद तो रिजेक्ट हो गया। अपना फैमिली प्रोटेक्शन प्लान था नेटसर्फ का, उसका 3 लाख का वो क्लेम था, लेकिन वो इंश्योरेंस कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया। डायरेक्ट इंश्योरेंस कंपनी में भेज दिया, डायरेक्ट कंपनी ने भेजा तो रिजेक्ट हो गया और उसको लेके बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो गया टीम के अंदर। तो प्रॉब्लम जैसे मेरे पास आया तो हमने सोचा इसको सॉल्यूशन करना जरूरी है और उसको हमने कम्युनिकेशन किया जोनल के साथ, क्लस्टर के साथ, फिर नेटसर्फ के माध्यम से जैसे कम्युनिकेशन वो स्ट्रांग किया तो वो प्रॉब्लम सॉल्यूशन हो गया एंड 2,93,000 रुपया का उनको मेडिक्लेम आज पास हो चुका है और प्रॉब्लम को हमने प्रॉफिट में बदल दिया। जो 2,93,000 उनको मिल चुका है, मतलब हम चाहे तो कोई भी प्रॉब्लम को 100% प्रॉफिट में भी बदल सकते हैं। देखो यहाँ पे एक देबू ने बहुत अच्छी बात कही कि बहुत बार प्रोसेस से जाना भी जरूरी है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। जो सही प्रोसेस है, जो सही प्रोटोकॉल है, उससे आप जाते हो तो ये प्रॉब्लम बहुत जल्दी सॉल्व हो सकते हैं। हाँ सत्यवान आप आए। एक्चुअली मैंने प्रॉब्लम भी बहुत सारे सवाल किया है और संघर्ष भी किया है। देखो कैसा है सर, प्रॉब्लम सॉल्व करते करते यहाँ तक पहुंचे। करते करते एक्चुअली क्या है, मेरा एजुकेशन ज्यादा नहीं हुआ, ओनली 10th तक हुआ है और मैं किसान हूँ। ये डायरेक्ट सेलिंग ऐसी होती है, ऐसा स्पीच देना पड़ता है, ऐसा हमको कुछ मालूम नहीं था। तो वो सिचुएशन में जब नेटसर्फ में आया तो मराठी में सब चल रहा था, अच्छा रिजल्ट आ रहा था, लोग ले रहे थे, अच्छा चल रहा था। लेकिन जब कर्नाटका में गए तो लैंग्वेज का बहुत बड़ा इशू आया। लेकिन उधर भी थोड़ा मुझे लोग मिला। लेकिन उधर से मैं जब आंध्रा तेलंगाना में गया वो तो मेरे लिए बाउंसर था, मतलब क्या बाउंसर ही था। लेकिन संघर्ष किया, उधर से भी मैंने भी थोड़ा जाना, पहचाना लोगों को और सबसे बड़ी बात प्रोडक्ट ने बहुत अच्छा काम किया। प्रोडक्ट भी बोलता है। हाँ, प्रोडक्ट रिजल्ट बोलता था, मैं बिजनेस बोलता था। ऐसा ही करते करते आज आंध्रा से तेलंगाना से लगभग 1 करोड़ तक बिजनेस आ रहा है। ये संघर्ष ही, भाषा आज भी नहीं आता मुझे, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ। ऐसे करते करते कुछ प्रॉब्लम भी लाइव आए मेरे टीम में और वो प्रॉब्लम ऐसी थी कि एक बार मुझे फोन आया कि सर ऐसे ऐसे गांव में सब लोग हमारे स्टीमरिज के बारे में, एक किसानों ने लिया था, उन्होंने निगेटिव बात कर रहा है बहुत बड़ा। तो मैं बोला ठीक है, प्रोडक्ट के बारे में निगेटिव बात कर रहे हैं। प्रोडक्ट के बारे में। और जब मैं उस गांव में गया तो ऐसे ही कट्टे के ऊपर पंचायत बैठी थी, सरपंच, ये गांव के और भी कुछ लोग बैठे थे। और उधर जाने के बाद वो उन्होंने जो मुझे सुनाया निगेटिव, मुझे मतलब ये करते हो वो करते हो ऐसा सुनाया उन्होंने। मैंने उनका पूरा सुन के लिया, यानी कहने का मतलब था कि ये किसानों का तुम्हारे स्टीमरी से जला है उसका भरपाई दो। अच्छा, वो उसका खेत जल गया। हाँ, उसका खेत जल गया, भरपाई दो। जब मैंने सुन के लिया तो मैंने बैग में स्टीमरीज का बॉटल लेके गया था और स्टीमरीज का बॉटल उनके सामने ऐसा खोला, पी लिया। ऐसा पी लिया मतलब मुंह में लिया। और बाद में उधर एक छोटा पेड़ था, उसके ऊपर थूक दिया। गीला नहीं, निकला नहीं, निकला नहीं, हाँ, थूक दिया। और मैंने बोला वो सरपंच को जो भी था उसको बोला देखो ये स्टीमरिज में 15 लीटर पानी में 15 मिली डालना पड़ता है। ये मैंने प्योर कोरी पी ली है। निट पी ली। मतलब ऐसा अब मैं मरना चाहिए, ये जलना चाहिए, बराबर है ना। तो वो जो आदमी था जो मुझे ऐसा बात कर रहा था वो पीछे हट गया। वो बोला क्या है, तो उन्होंने वो दूध का दूध पानी का पानी हो गया और वो मेरा प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गया। उधर से मैं चला गया। और उधर रहा था, झूठ बोल रहा था, समझ में आ गया। हाँ, वो जो झूठ बोल रहा था और उसके अलग किसी से जल गया होगा, वो मेरे ऊपर डाल रहा था। और दूध का दूध पानी का पानी हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व गया, उधर से बिजनेस स्टार्ट हो गया। वेरी गुड। तो देखो यहाँ पे लेकिन एक चेतावनी है, कल से चाय के जगह स्टीमरिच नहीं पीना है। ये एग्जाम्पल था, उनका प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका था। इंपॉर्टेंट फैक्टर ये कंसीडर कीजिए कि प्रॉब्लम सॉल्व क्यों हुआ, क्योंकि उन्होंने वो फेस किया। बिकॉज दे हैव फेस द प्रॉब्लम, उसने प्रॉब्लम से भागा नहीं, प्रॉब्लम जाके सुना, फेस किया, इसलिए सॉल्व हुआ। हाँ, थोड़ा सा लास्ट आप कुछ। प्रॉब्लम आ रहा है, इसका मतलब ये है कि बंदा काम करता है, क्योंकि प्रॉब्लम उसको ही आता है जो काम करता है। राइट। जो काम नहीं करता उसको प्रॉब्लम आने का कोई सवाल नहीं है। और प्रॉब्लम आना चाहिए, क्योंकि मैं हमेशा ये कहता हूँ कि एक अच्छा रास्ता कभी अच्छा ड्राइवर नहीं बना सकता है। बराबर है। और क्लियर स्काई कभी एक अच्छा पायलट नहीं बना सकता। अगर आप जितने ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करोगे उतना आप रफ एंड टफ बनोगे, और जो काम में रफ एंड टफ होना बहुत जरूरी है।
और जो भी प्रॉब्लम टीम में बनते आते हैं, जब हम सॉल्व करने जाते हैं कि जैसा रचित सर ने कहा, हमें पहले न्यूट्रल बन के जाना जरूरी है। नहीं तो बहुत बार क्या होता है कि किसी लीडर के बारे में हमारे दिमाग में एक पॉजिटिव इमेज रहती है, यानी ये बहुत अच्छा है, ये भारी है, क्योंकि वो अपना सुनता है। इसलिए होता क्या है, वो अगर सच झूठ भी बोलेगा ना तो भी अपने को सच लगता है। और किसी लीडर के बारे में अपने दिमाग में एक निगेटिव इमेज रहती है, वो झूठ भी, वो सच भी बोलेगा तो भी हमें झूठ लगता है। और फिर जब हम वो प्रॉब्लम सॉल्व करने जाते हैं तो हम उसको न्याय नहीं दे सकते। राइट। इसलिए हमें न्यूट्रल बन के जाना बहुत जरूरी है। इसके लिए एक एग्जांपल देना चाहूंगा। एक आदमी चाय पीने के लिए चला जाता है, वेटर उसको चाय लाके देता है और वो देखता है कि चाय में मक्खी गिरी हुई है, तो वेटर को बोलता है, यार तूने मक्खी वाला चाय मुझे क्यों दे दिया? वो वेटर बोलता है, सर चाय में मक्खी नहीं है, आपके आईने चश्मे के ऊपर मक्खी बैठी हुई है। यानी कई बार आप यानी वो जो प्रॉब्लम को कौन से तरीके से देख रहे हो, कौन सा चश्मा पहना हुआ है, काला है या पीला है, तो पहले आपको पहले आप चश्मा उतारो और फिर प्रॉब्लम को सुनो। हाँ, पहले उसको न्यूट्रल करो। और जब प्रॉब्लम सॉल्व करने बैठोगे तो आप दोनों को रिस्पेक्ट देना जरूरी है। उनको ईगो को हट नहीं करना है, उनको कीमती बनाना है, क्योंकि अगर आप उनको कीमती बनाओगे तो ही आप कीमती बनोगे। और जब डिस्कशन शुरू होगा, यानी दोनों में थोड़ा ईगो रहेगा या एटीट्यूड रहेगा, लेकिन आपको उनको दोनों को मैचिंग करना पड़ेगा, ट्यूनिंग करना पड़ेगा। क्योंकि देखो हमें ये ध्यान में रखना पड़ेगा, देखो जैसे हम पड़ोसी और रिश्तेदारों को कभी जिंदगी में बदल नहीं सकते, वो वैसे जैसे है वैसे ही हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है। यानी दोस्त हम बदल सकते हैं क्या? बदल सकते हैं, लेकिन रिश्तेदार और बाजू पड़ोसी कभी बदल नहीं सकते। वैसे ये भी ध्यान में रखना है, हम सीनियर और डाउनलाइन भी कभी बदल नहीं सकते हैं। उनको जैसे है एक्सेप्ट करो और आगे जाना जरूरी, इसलिए मैच करके ले लो और आगे चलो। हाँ, यानी उनको मैच करना बहुत जरूरी है प्रॉब्लम सॉल्विंग टाइम। वेरी गुड। तो थोड़ा सा आपने यहाँ पे बहुत अच्छा पॉइंट बोला और इसी पॉइंट के ऊपर मेरा अगला क्वेश्चन है, क्योंकि सीनियर है डाउनलाइन है, तो ये सीनियर डाउनलाइन में कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कम्युनिकेशन यही की है ऐसा बोला जाता है। तो आप सभी पैनलिस्ट से ये सवाल है, मेरा अगला सवाल, कि ये डाउनलाइन के साथ कम्युनिकेशन कैसे मैनेज करते हो आप? हाँ बेनके साहब। सर देखो, आपने एक पिछला सवाल किया था कि भाई प्रॉब्लम कैसे आएगा, कैसे सॉल्व करेंगे। मुझे लगता है कि अगर ये कम्युनिकेशन प्रॉपर रहेगा ना, तो प्रॉब्लम आएगा नहीं। मतलब ना रहेगा बास, ना रहेगी बाँ बजेगी बांसुरी एक्चुअल में। लेकिन कम्युनिकेशन अगर हम लोग, मेरे मत से मैं कहता हूँ, तो कम्युनिकेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्यों आए? पैसा कमाने के लिए आए। तो मुझे कहता कि ये बिजनेस की स्टार्ट कम्युनिकेशन से होती है, क्योंकि कम्युनिकेशन जो होता है ना, ये कम्युनिकेशन से स्टार्ट होता है रिलेशन, रिलेशन से होती है भक्ति मतलब डिवोशन, और डिवोशन से बनता है प्रोफेशन। मतलब पैसा कम्युनिकेशन से आने वाला है। ये तो ये जो सीरीज है ना पूरी, ये अगर हम लोग प्रॉपर संभालेंगे, कम्युनिकेशन, वापस एक बार, यस कम्युनिकेशन से रिलेशन, रिलेशन से डिवोशन, और डिवोशन से प्रोफेशन। वेरी गुड। हाँ साड़ी साहब। कम्युनिकेशन हमारे बिजनेस का एक अहम और इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। कम्युनिकेशन में अलग अलग टाइप के प्रकार होते हैं। फोन कॉल एक कम्युनिकेशन होता है। उसके बाद सोशल मीडिया से भी हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं, और तीसरा है कि हम पर्सनली जाके भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं। लेकिन इसमें फोन कॉल ज़्यादा रीच करता है, इसलिए हम फोन के ऊपर ज़्यादा कम्युनिकेशन करते हैं। अभी एक कम्युनिकेशन फोन के ऊपर जो करते हैं हम, ये राइट कैसे होना चाहिए? बहुत बार रॉन्ग कम्युनिकेशन होता है, जिससे चलते हमारा बिजनेस नहीं आता है। तो राइट कम्युनिकेशन ऐसा होना चाहिए, जब भी हम कॉल करते हैं तो उस दरमियान जो हमारा टीम है उसका स्टेटस चेक करना जरूरी है। कि डे 1 में जो हम कैबिनेट मीट करते हैं उसमें हमने उसका टारगेट लिया होता है, उस टारगेट के अनुसार उसका जितना पे आउट बनना वाला था, तो जब हम कम्युनिकेशन करेंगे तब तक कितना पे आउट बना है ये चेक करना चाहिए। और उसको ये बोलना चाहिए कि आपका जो पे आउट है या अभी तक इतना बना है, और बचा हुआ पे आउट कैसे बनेगा, इसके लिए मेरी कुछ सहायता लगेगी क्या, ये पूछना जरूरी है। अगर ऐसा पूछेंगे तो डेफिनेटली जो हमारा टीम है डाउनलाइन है, वो सोचेगा कि मेरा सीनियर
मेरे बारे में सोच रहा है, मेरे पेआउट के बारे में सोच रहा है। मतलब खाली ये नहीं बोल रहा है कितना टर्नओवर है, कितना टर्नओवर है, ये नहीं पूछना है। तो उसके पेआउट के अनुसार हमें उसके साथ कॉल करना है, और इसके बाद हमारी जो टीम है उसको भी यही सिखाना कि भाई आप भी ऐसा ही कॉल करो आपके डाउनलाइन के साथ। तो ऐसा अगर रहेगा तो डेफिनेटली हमारा बिजनेस बढ़ने में सहायता हो जाएगी, ऐसा मुझे लग रहा है। वेरी गुड। हाँ मुकेश, आप कुछ बात करो। एक्चुअली जैसा प्रश्न है कि कम्युनिकेशन मैनेज कैसे करना है, तो उसके लिए मुझे लगता है कि अगर आपके टीम में आपके पीपल बाइफरकेशन अगर सही है, छटनी जिसको हम कहते हैं, अगर ये सही है तो अच्छा कम्युनिकेटिंग मैनेज हो सकता है। अगर मैं, क्योंकि क्या होता है हमारा एक जैसे कैबिनेट है तो मुझे कैबिनेट के साथ अलग कम्युनिकेट करना पड़ेगा। अगर मेरा ये फ्रंटलाइन टीम है तो मुझे उसके साथ अलग बात करनी है। अगर मेरे पास फास्ट ट्रैक अचीवर है तो मुझे उनके साथ अलग तरह का कम्युनिकेट करना है। अगर मेरे पास सुपर बिगिनर सुपर अचीवर आप भी आ रहे हैं तो उनके साथ में मुझे अलग तरह का कम्युनिकेट करना है। कैटेगराइजेशन इज इंपॉर्टेंट। तो अगर हमारा पेपर बाइफरकेशन अगर सही है तो इसको हम अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। वेरी गुड। सर ये बिजनेस ही है कम्युनिकेशंस का, कम्युनिकेशन 100% स्ट्रांग होना चाहिए। एंड उसके लिए मेंटोर का ऑलरेडी एक सिस्टम लॉन्च किया है नेटसप के माध्यम से, जो है UI23, राइट, जिसके बारे में आप लोगों को शायद मालूम होगा। और उसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे आपका टीम जितना भी बड़ा है, और UI23 में हम लोग पहले 15 लोगों का कैप्टन हम लोग सिलेक्शन करते हैं, जो हमारा कैप्टन कौन है। एंड कैप्टन के अंडर में हम लोग 10 अलग अलग प्लेयर हम लोग फाइनल करते हैं। एंड प्लेयर के नीचे फिर हम लोग कैबिनेट टीम फाइनल करते हैं। तो 3 स्टेज हो जाता है। तो हमारा टॉप लीडर, सेकंड लेवल का लीडर एंड थर्ड लेवल का लीडर कौन है वो हम लोगों को मालूम चल जाता है। कम्युनिकेशन बहुत अच्छा से हम लोग कर लेते हैं। एंड इसके साथ साथ कम्युनिकेशन को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए व्हाट्सएप में ब्रॉडकास्टिंग ग्रुप भी हम लोग बनाते हैं। एंड ब्रॉडकास्टिंग ग्रुप में अलग अलग के हिसाब से हम लोग यूज करते हैं। हो सकता है कोई नीचे लेवल का एक नया लीडर आया, उसके साथ भी मुझे कम्युनिकेशन करना है, तो ब्रॉडकास्टिंग का वो ग्रुप में ऐड होता है और वो एक पोस्ट हम डालते हैं और उसको इंडिविजुअल जाता है। तो उसको लगता है जो मेंटोर भी मुझे पर्सनल मुझे पोस्ट किया है, तो उसमें भी कम्युनिकेशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल में हम लोग कर लेते हैं। वेरी गुड। तो एक V23 सिस्टम हमने लॉन्च किया है। V23 यानी 23 मेंटोर्स का ये सिस्टम है, तो उसका फायदा आप 100% बहुत अच्छा कम्युनिकेशन के लिए ले सकते हैं। सचिन, आप कुछ बात करना चाहते हैं? कम्युनिकेशन अगर हमें करना है, एक सही तरीके से कम्युनिकेशन अगर हमें करना है तो कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो सबको पता होना जरूरी है। तो जैसा C फॉर कम्युनिकेशन बोलते हैं, तो ये कम्युनिकेशन करने के 5 C होते हैं। 5 C कम्युनिकेशन के 5 C है। हाँ, तो ये 5 C अगर आप ठीक तरीके से करते हो तो आपका कम्युनिकेशन कभी फेल नहीं जाएगा। सो 5 C, पहला तो होना चाहिए आपका कम्युनिकेशन बहुत क्लियर होना चाहिए। क्लियर यानी साफ होना चाहिए ना, कि मेरे मन में कुछ और है, मैं सामने कुछ और बोल रहा हूँ, तो वो पॉसिबल नहीं है। सो जो है वही जाना चाहिए। दैट मीन्स फर्स्ट C इज क्लियर होना चाहिए, क्लियर कम्युनिकेशन। दूसरा क्लीन होना चाहिए, क्लीन। तीसरा कंप्लीट होना चाहिए, कंप्लीट, पूर्ण तरीके से बोलना चाहिए। चौथा कॉन्क्रीट होना चाहिए, कॉन्क्रीट होना चाहिए, यानी ठोस होना चाहिए। जो आप बोल रहे हो वो ठोस होना चाहिए। एंड 5th वन इज कंसाइज, उसको ज्यादा बड़ा करके नहीं बोलना है, वो शॉर्ट यानी संक्षिप्त में उसको बोलना बहुत जरूरी है। तो ये 5 C अगर हम लोग हर बार यूज करते हैं व्हाइल कम्युनिकेटिंग, तो ये कम्युनिकेशन इफेक्टिवली जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। वेरी गुड। हाँ गुरु। सर, एक कम्युनिकेशन जो पूरा सिस्टम को ना ऑटो मोड में लगा सकता है सर, हम कुछ उसमें ऑपरेट करने का जरूरत नहीं है। मैं इसको कंपेयर करता हूं हमारा बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन से। ब्लड सर्कुलेशन? यस सर। हमारा जो बॉडी में सर्व अंग काम कर रहा है, आंख देख रहा है, कान सुन रहा है, मगर किसी को हम कमांड नहीं कर रहे, वो ऑटोमेटिकली कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो रहा है। जैसे ब्लड सर्कुलेशन होना कम होता है, जैसे प्रॉब्लम शुरू होता है, ऐसी हमारा बिजनेस में कम्युनिकेशन कम हुआ ना, प्रॉब्लम ज्यादा होता है। राइट। ये कम्युनिकेशन हम फोन में भी कर सकते हैं, जो सोशल मीडिया के साथ कर सकते हैं, एक तरह का कम्युनिकेशन है। मगर जो फिजिकल कम्युनिकेशन है, इसमें हमारा इमोशन ट्रांसफर होती है। राइट। इसीलिए एक लीडर को किसी ना किसी तरीके से उसका टीम के साथ एक बार एक फिजिकल मीटिंग रखना, कम्युनिकेशन करना बहुत जरूरी है। इससे बहुत उसका फीलिंग्स पता चलता है, उसके साथ हम बहुत दिन तक हमारे सिस्टम को ऑटो मोड में शिफ्ट कर सकते हैं। वेरी गुड पॉइंट, बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ पे गुरु ने बोला। हाँ सुरेश साहब। सर, मैं अभी कम्युनिकेशन पे अगर बात चल रही है, तो हमारा जो प्रोफेशन है, दुनिया में बाकी प्रोफेशन में कम्युनिकेशन स्किल्स की कितनी जरूरत लगती है पता नहीं, लेकिन हमारे बिजनेस में इसका बहुत ज्यादा महत्व है। तो कम्युनिकेशन जैसे बहुत लोग बोल रहे थे फोन से होता है, ऑनलाइन होता है, तो ये तो चलता रहता है। लेकिन गुरु अभी जो लास्ट पॉइंट बोला कि अगर हम फिजिकली मिलते हैं तो हमारे इमोशंस आते हैं। इमोशंस, तो मेरा भी हमेशा से ये मानना है
कि कम्युनिकेशन फोन पे कम होना जरूरी है। नहीं तो होता क्या, लीडर इधर से जोर जोर से बोलता है आग लगा देंगे आग लगा देंगे, वो बेचारा सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, वहां से प्रॉब्लम। तो इससे अच्छा आपको जो मैसेज देना है इसके लिए फोन, थोड़ा ऑनलाइन भी आप कर सकते हैं, लेकिन मेरा भी मानना यह है कि आप पर्सनली मिलकर जब उसके साथ कम्युनिकेट करते हो तो आपका सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं रहता, वो कनेक्शन बन जाता है। कनेक्शन बनता है। ये कनेक्शन बनने का फायदा क्या है, क्योंकि कम्युनिकेशन मेरे हिसाब से यहां से चलता है दिमाग से, तो व्यवहार होता है। लेकिन जब कनेक्शन बनता है ना, दिल से दिल का कनेक्शन बनता है। राइट। फिर उसके लिए थोड़ा कम्युनिकेशन कम भी हुआ ना तो प्रॉब्लम नहीं आता। क्योंकि कनेक्शन है। अगर ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं सर, यहाँ पे अगर हम लोग देखते, दैतुले साहब है, मैं हूँ, साळवी थोरात, वाटकर है, सचिन है, मतलब हम 20 साल से नेटसप के साथ है। राइट। कभी कभी हमारा 10-10 दिन भी कम्युनिकेशन नहीं होता है, लेकिन हमारा 20 सालों से क्या बन गया है, ये कनेक्शन है। तो कितने कुछ भी आया तो हमको ये नहीं लगा कि नेटसप छोड़ के हमको, क्योंकि ये कनेक्शन बन गया है ना। और कनेक्शन का और एक मैं एग्जांपल नेटसप का ही देना चाहूंगा सर। मतलब हमारा रफीक शेख, अभी रफीक की याद किया, मुंबई में भी है, उसका गढ़ था, और ये कनेक्शन मुझे उसके जैसा अच्छा एग्जाम्पल नहीं मिल रहा है, क्योंकि रफीक एक्सपायर हो गया आज मेरे ख्याल से 8 साल हो गए। राइट। और उसको हर साइकिल में कैप लग रहा है, अभी भी लग रहा है ना। तो क्यों लग रहा है, तो रफीक का मैंने जब वो काम करता था ऑब्जर्व किया, उसका सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं होता था, उसका टीम के साथ कनेक्शन था। और इतना स्ट्रांग कनेक्शन था, वो 8 साल के बाद भी उसके घर पे कैप चल रहा है। तो मेरा मानना है कम्युनिकेशन के साथ लीडर ने अपनी टीम के साथ कनेक्शन बढ़ाना जरूरी है। थोड़ा सा लास्ट सर, नेटसप प्रोडक्ट बनाती है। राइट। और ये प्रोडक्ट जो है नेटवर्क उसको बेचता है। परफेक्ट। जैसे नेटसप का प्रोडक्ट है, वैसा नेटवर्कर का कम्युनिकेशन यही प्रोडक्ट है एक्चुअली। तो नेटवर्कर का प्रोडक्ट कम्युनिकेशन ही है। जैसे हम ये समझते कि कंपनी ने बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाना चाहिए, वैसे हमें भी ये समझना चाहिए कि अपना कम्युनिकेशन प्रोडक्ट है तो वो भी बहुत अच्छा होना चाहिए। बराबर है, क्योंकि वो आप खुद बना रहे हो। और सभी जानते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा ताकत आजकल बाहुओं में रहा नहीं, वो कम्युनिकेशन यही सबसे बड़ी ताकत है। राइट। यानी तो कहने का मतलब ये है कि कम्युनिकेशन अपना बहुत अच्छा होना जरूरी है। इसलिए हम जो भी कम्युनिकेशन करते हैं वहां पे जो भाषा का इस्तेमाल करते हैं वो भाषा आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। यानी उसमें थोड़ा यानी रिस्पेक्ट बोलो, यानी थोड़ा प्यार भरा बोलो, ऐसा होना जरूरी है। और दूसरा कंटेंट अच्छे होने चाहिए, नहीं तो क्या होगा, अगर हमारा कम्युनिकेशन अच्छा नहीं, वे ऑफ कम्युनिकेशन अच्छा नहीं, क्योंकि हमारा बिजनेस ऑफ कम्युनिकेशन अगर है, कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है तो कभी कभी होता है कम्युनिकेशन प्रॉब्लम सॉल्व भी कर सकता है और कम्युनिकेशन कभी कभी प्रॉब्लम क्रिएट भी कर सकता है। क्रिएट भी कर सकता है। यानी जैसे कि एक उदाहरण देना चाहूँ, अकबर राजा को एक रात सपना आया कि मेरे सारे दांत गिर गए। ओके। सुबह उन्होंने ज्योतिष को बुलाया और उनको पूछा कि इसका मीनिंग क्या है। तो ज्योतिष ने बोला कि आपके सारे रिश्तेदार आपके आंखों के सामने मर जाएंगे। तो अकबर राजा को बहुत गुस्सा आया, उसने उनको उठा के जेल में डाल दिया। अभी सुबह बिरबल आया, बिरबल को बुलाया कि यार मुझे रात को सपना देखा कि मेरे सारे दांत गिर गए, तो इसका मीनिंग क्या है। तो बिरबल ने बोला, सर आपकी उम्र आपके रिश्तेदारों से बहुत ज्यादा लंबी है। बोलना वही चाहता है, बोलना वही चाहता था, लेकिन जो कम्युनिकेशन का जो तरीका था वो बदल गया और प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। मतलब कम्युनिकेशन आपका अच्छा होना जरूरी है। अच्छा होना जरूरी है, और जो वर्ड्स आप यूज कर रहे हो वो भी राइट वर्ड्स यूज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत बार गलत वर्ड्स गए तो गड़बड़ हो सकता है, कम्युनिकेशन से प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकता है। याद रखना, लर्निंग प्रोसेस चालू रखना। तो चलो इसी से आगे चलते हैं अपने अगले एक क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि कम्युनिकेशन की बात हो रही है, टीम की बात हो रही है, तो ये टीम जो हमारी है उसको मोटिवेट रखना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि आप जितने भी लीडर्स यहां पे देखोगे, सब लोग बोलते हैं टीम को मोटिवेट रखना है, टीम को मोटिवेट रखना है। तो ये सभी के दिमाग में क्वेश्चन 100% रहता है कि हाउ टू कीप आवर टीम मोटिवेटेड। हम हमारी टीम को बार बार लगातार मोटिवेट कैसे रखे। हाँ दैतुले साहब।
सर टीम को मोटिवेट रखने के वैसे देखा जाए तो कई सारे तरीके हैं, जैसे कैश, इंसेंटिव, अवार्ड्स, रिवार्ड्स के माध्यम से भी हम टीम में थोड़ी हलचल हमेशा बनाए रख सकते हैं। इसी के साथ साथ टीम में कुछ अच्छे नीचे से अगर उभर कर कुछ लीडर्स आ रहे हैं तो उन्हें बिजनेस सपोर्टिंग टूल जैसे हम बोल सकते हैं, लैपटॉप है, प्रोजेक्टर है, जिससे बिजनेस बढ़ने में आसानी होने वाली है। तो ऐसा अगर हम उन्हें देते हैं तो वो मोटिवेट रहेंगे तो वो टीम में और ज्यादा मोटिवेट क्रिएट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ और एक रास्ता है, दैट इज रेसिडेंशियल ट्रेनिंग, क्योंकि कुछ लोगों को जो है ना लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा पसंद आती है, मतलब अच्छे होटल में जाना, वहां पे रुकना, एंजॉय करना। तो उस हिसाब से कभी कभी रेसिडेंशियल ट्रेनिंग लोग इसलिए, मतलब वो टारगेट इसलिए अचीव करते हैं ताकि वो लोग जो लोग हैं वो उसका फायदा उठाए, होटल में जाके लाइफस्टाइल का एंजॉय करें। इसी के साथ साथ कुछ लोग ऐसे भी है जो नॉलेज अच्छा मिल रहा है, मुझे स्किल बढ़ाना है, इसलिए वो टारगेट अचीव करते हैं, जिससे वो टीम का जो दिया हुआ टारगेट या जो भी अचीवमेंट है वो उस लिए कंप्लीट करते हैं। तो इससे भी कुछ लोग मोटिवेटेड रहते हैं नॉलेज और स्किल बढ़ाने के चक्कर में। और तीसरी एक बात है कि नीचे टीम में जो भी लोग हैं इनके अगर हम टारगेट सेट करते हैं, छोटे छोटे गोल अगर हम सेट करते हैं, तो पहला टारगेट कंप्लीट हुआ तो वो दूसरे के लिए काम करेगा, दूसरा कंप्लीट हुआ तो तीसरे के लिए, तो एक के कंप्लीट होने से जब दूसरे की तरफ भागता है तो उसमें ऑटोमेटिक मोटिवेशन जो है ये हमेशा बना रहता है। तो इस माध्यम से भी हम हमारी टीम में मोटिवेशन बनाए रख सकते हैं। हाँ सालवी साहब, मुझे यहाँ पे ये कहना है कि हर एक का मेन मोटिवेशन जो होता है वो खुद के पे आउट में होता है। जैसे हम हमारे टीम के साथ बात करते हैं या मीटिंग करते हैं और बोलते हैं कि आज आपका पे आउट एक्स है, आने वाले 6 महीने के बाद वाई पे आउट होगा, उसके साथ 1 साल के बाद जेड पे आउट होगा। लेकिन सिर्फ ऐसे ही बोलेंगे तो मोटिवेशन नहीं रहेगा। तो उसके लिए हमें जिस टीम को जिसकी जरूरत है, जैसे किसी टीम को गेस्ट ओरिएंटेड एक्टिविटी चाहिए तो हमें उसको गेस्ट ओरिएंटेड एक्टिविटी देनी चाहिए। किसी टीम को हमें ट्रेनिंग ओरिएंटेड एक्टिविटी देनी है तो वहाँ पे ट्रेनिंग की एक्टिविटी देनी चाहिए, जहाँ से उसका पे आउट बनेगा। अगर उसका पे आउट बनेगा तो उसका मोटिवेशन बना रहेगा। और साथ में हमारा जो अभी पाथ फाइंडर है, सुपर ट्रैक है और फास्ट ट्रैक है, इनकी अचीवमेंट करके अगर हम देते हैं टीम को तो वहां से भी टीम मोटिवेशन में रहेगी, ऐसा मुझे लग रहा है। वेरी गुड सर, एक्टिविटीज के माध्यम से मैं मेरा पूरा टीम को मोटिवेट रखता हूँ। जैसे मेरा शेड्यूल जो है वो बहुत पैक्टअप बनाता हूँ, और मेरा शेड्यूल इतना ज्यादा पैक्टअप रहता है, वो देख के मेरा टीम का लीडर भी देखता है जो अरे मेरा मेंटोर इतना ज्यादा पैक्टअप शेड्यूल बना सकता है तो मैं क्यों नहीं बना सकता हूँ। तो वो एक्टिविटीज इतना ज्यादा मैं मेरे टीम में करता हूँ, और डेली का एक्टिविटी में मेरा व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट करता हूँ, फेसबुक में पोस्ट करता हूँ। उसके माध्यम से मेरा खुद का जो टीम है वो तो मोटिवेट होता ही है, अदर्स कंपनी का लीडर भी मोटिवेट होकर मेरे साथ आ जाता है। राइट तो इसलिए एक्टिविटीज के माध्यम से मोटिवेट करते हैं। एंड इसके साथ साथ जो टीम में छोटा छोटा अचीवमेंट होता है, फास्ट टैग अचीवर हो क्या सुपर बिगिनर अचीवर हो, उसका पोस्टर बनाता है। पोस्टर बना के भी व्हाट्सएप ग्रुप में भी पोस्ट करते हैं एंड फेसबुक में भी पोस्ट करके वो लीडर को भी हम लोग प्रमोशन करते हैं। रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा लोगों को। यस यस, रिकॉग्निशन का। राइट, यस। हाँ वाटकर साहब, आप कुछ ऐड कर रहे हैं। मेरे हिसाब से हमारी टीम में 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक मोटिवेटेड लोग और एक डिमोटिवेटेड लोग। मोटिवेटेड लोगों को आप ऑलरेडी और क्या मोटिवेट करोगे ना, तो ये सबसे पहले हमारा ध्यान होना चाहिए डिमोटिवेटेड लोगों पर। हाँ, मतलब किसको मोटिवेट करना है ये समझना जरूरी है। समझना जरूरी है। जो मोटिवेटेड है उसको क्या मोटिवेट करोगे, जो डिमोटिवेटेड है उसको करो। यस यस। तो डिमोटिवेटेड उसके कारण क्या है कि भाई टीम में कुछ खिचपिच हुई है, कुछ प्रॉब्लम हुआ है, उसकी वजह से एक्टिव लोग नाराज हो जाते हैं, तो उसके ऊपर हमें काम करना जरूरी होता है। ये हो गया शॉर्ट टर्म मोटिवेशन। जैसे लॉन्ग टर्म मोटिवेशन एक्चुअली कैसा होता है कि भाई उस लीडर का पे आउट सेट है क्या, उसके दोनों लेग बराबर चल रहे हैं क्या, उसकी टीम में अचीवमेंट्स हो रहे हैं क्या, ये लॉन्ग टर्म मोटिवेशन मेरे हिसाब से होता है। लेकिन और लॉन्ग टर्म, अगर हम शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म बात करते हैं, तो सबसे लॉन्ग टर्म मोटिवेशन अगर टीम को देना है तो है वो लीडर की लाइफस्टाइल। मतलब कोई लीडर 10,000 कमा रहा है, फिर 50 कमा रहा है, फिर लाख कमा रहा है, फिर 5 लाख कमा रहा है, लेकिन ये सब जगह उसके काम की स्टाइल ही चेंज नहीं हो रही है, उसके अंदर कुछ बदलाव ही नहीं आ रहे हैं। बाइक पे जाता था, अभी भी बाइक पे जा रहा है, या सेकंड हैंड कार पे जा रहा है। तो ऐसे लीडर का कोई भी इंस्पिरेशन, मोटिवेशन उसकी टीम को नहीं आएगा। कि उनको क्या लगेगा, मेरे लीडर 10,000 भी वैसा था, 5 लाख के भी वैसे आया है। तो लीडरशिप का जो लाइफस्टाइल है वो अपनी टीम को बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है, क्योंकि उसको लगता है कि मेरा लाइफ भी ऐसे बनना मैं चाहता हूँ। तो ये बहुत जरूरी है टीम का लाइफस्टाइल, लीडर का लाइफस्टाइल। मुकेश, आप कुछ ऐड कर रहे हैं। एक्चुअली मेरे हिसाब से जहां तक मुझे लगता है कि मोटिवेशन, एक ही तरह का मोटिवेशन सभी लोग को मोटिवेट नहीं कर सकता। राइट। मोटिवेशन मेरे हिसाब से पर्सन टू पर्सन ये डिफाइन होना चाहिए या होता है। हाँ, मतलब एक ही चीज से सभी को मोटिवेट नहीं कर सकते। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास में एक टीम लीडर है और एक छोटा बिगिनर है,
और वो कहीं जा रहा है, उसको 4 लॉगिन लेके आना है, 4 लोगों को ज्वाइन करना है, लेकिन शायद पेट्रोल पा या उसके पास में पैसा नहीं है और 400-500 रुपए का मैंने एक हेल्प कर दिया, तो अल्टीमेट उसके लिए एक बहुत छोटा मोटिवेशन हो गया, है ना। अगर मेरे पास एक अच्छा लॉन्ग टर्म में लीडर आ रहा है और उसको एक लॉन्ग टर्म विजन दिखा रहा हूँ, ये उसके लिए अल्टीमेट एक मोटिवेशन हो गया। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं और दूं तो एक कोई लीडर है, उसके घर में प्रॉब्लम है, घर से ही प्रॉब्लम है, या उसका वाइफ नहीं चाहता कि बाहर जाए, और मैं उसके घर जाके उसको हवा भर रहा हूँ, अरे वो बोलेगा भाई मेरा ये घर का प्रॉब्लम पहले सोल्व करो और फिर मुझे इस तरह का मोटिवेट करो, यानी तो उसके लिए वो तो मेरे हिसाब से मोटिवेशन जो है वो पर्सन टू पर्सन डिफाइन होता है। आप पहले उस पर्सन को अंडरस्टैंड करो और फिर उसके हिसाब से उसको आप जो दोगे वो उसके लिए सोल्यूशन। जब तक आप टीम को अंडरस्टैंड नहीं करोगे उसको मोटिवेट नहीं कर सकते। हाँ सर, मैं यहाँ ऐड करना चाहूंगा कि मोटिवेशन कैसा करना चाहिए ये हमने सुना, लेकिन मोटिवेशन कब देना चाहिए ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर ट्रेनिंग के पहले अगर मोटिवेशन देते हैं तो मोटिवेशन गलत दिशा में जाता है और उसको बोला जाता है हेडलेस चिकन। मतलब खाली हवा भर दिया, अभी वो हवा भर दिया तो किधर जाएगा पता नहीं, बलून की तरह है, अभी उसका बलून में हवा भर दिया और छोड़ दिया, किधर भी भाग सकता है। अभी उसका मैं एग्जांपल दूंगा, जैसा बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे टीम में जो लोग आते हैं वो फ्रेशर होते हैं, उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग कभी किया नहीं, लेकिन हम उसको इतना मोटिवेट करते हैं कि पहले दिन से वो बाहर निकलता है, वो जो भी आदमी मिला उसको पकड़ता है, बहुत अच्छा कंपनी 8 लाख मिलेगा, तो उसको सामने वाला बोलता है ऐसा हमने किया आगे चल, फिर वो दूसरे के पास जाता है, फिर उसके पास वो भी बोलता है बहुत अच्छा कंपनी ऐसा है, ऐसा बिजनेस है 8 लाख मिलेगा, फिर वो बोलता है थोड़ा और आगे चल, तो कहाँ ना कहाँ उसको मोटिवेशन डिमोटिवेट हो जाता है और उसको लगता है कि मैं तो नहीं फंस गया, और कहाँ ना कहाँ फिर वो हमारा फोन उठाना बंद करता है। हाँ, तो मोटिवेशन देने के पहले उसको ट्रेनिंग प्रॉपर दो, उसको प्रोसेस समझाओ और फिर मोटिवेट करो। यस, अगर उसको बोल दिया कि ट्रेनिंग में क्या आप मार्केट में जाएंगे तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, अगर इसको पहला मालूम हुआ तो ये एज्यूम करेगा ऐसे क्वेश्चन आते वो मोटिवेट नहीं होगा, राइट, डिमोटिवेट नहीं होगा, वो काम करेगा। परफेक्ट है। हाँ सचिन सर, अपना एक्चुअल क्वेश्चन है हाउ टू मोटिवेट, राइट, लेकिन थोड़ा उसमें मैं और एक क्वेश्चन करना, व्हाट इज मोटिवेशन। ओके, चलो ये उल्टा हो गया। अभी सचिन ही क्वेश्चन जनरेट कर रहा है, व्हाट इज मोटिवेशन। क्योंकि अभी आपने बलून का एग्जांपल दिया था, तो बहुत सारे लोग अपने घर पे बर्थडे भी करते हैं ना, तो बलून्स तो फुगाते हैं घर पे, राइट। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ये बलून कितने साल तक ऐसे ही रहता है, जो फुगाया हुआ है तो फुलाया हुआ है तो कितने साल तक रहेगा ऐसे, जो आप बलून फुलाते हो ना, तो कितने साल तक ऐसे ही रहेगा, कितने घंटे रहेगा ऐसा बोलना चाहिए। नॉर्मली तो हमारे मोटिवेशन भी ऐसे ही होता है, तो कुछ लोगों को हम लोग मोटिवेशन करते हैं तो वो बलून जैसा होता है ना, कभी कभी जाते जाते कोई उसको पिन मार देता है तो उधर ही उसका डिमोटिवेशन हो जाता है, और जो बचता है एंड तक, जिसका नसीब बहुत अच्छा है, तो वो पहले दिन दीवार पे लटका रहता है घर पे, दूसरे दिन आधा हो जाता है और तीसरे दिन जैसा ओरिजिनल था वैसे ही लटका रहता है। तो ये मोटिवेशन भी इसी तरीके का है। मेरा सर पर्सनल मानना ऐसा है कि आई डोंट बिलीव इन मोटिवेशन, क्योंकि मोटिवेशन टेम्पररी होता है, इंस्पिरेशन जो है ना वो परमानेंट होता है, राइट। तो आपको मोटिवेशन से ज्यादा इंस्पिरेशन पे काम करना बहुत जरूरी है। तो मोटिवेशन टेम्पररी है, इंस्पिरेशन परमानेंट है। सर, मोटिवेशन ऊपर से डालना पड़ता है अंदर, और इंस्पिरेशन अंदर से आता है, अंदर से बाहर आता है। तो अगर आपने लोगों को मोटिवेट करने से अच्छा, अगर आप लोगों को इंस्पायर कर सकते हो, अपनी टीम को इंस्पायर कर सकते हो, तो आपको उसको बार बार चाबी मारने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आपने यहाँ पे मोटिवेशन का मतलब होता है चाबी मारना लोगों को, तो वो चाबी मारने का आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। आप उनको इंस्पायर करोगे ना तो मोटिवेशन उनके अंदर अपने आप आ जाएगा। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ पे सचिन ने बोला कि इंस्पिरेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इंस्पिरेशन इंस्पायर करते रहना चाहिए हमारे टीम को। अभी जैसे टीम को इंस्पायर करते रहना चाहिए, वैसे और एक चीज डायरेक्ट सेलिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग में बोली जाती है, वो है डेलीगेशन। डेलीगेशन के तो यहां पे मेरा अगला सवाल इसी सभी पैनलिस्ट से है, कि आर यू एबल टू डेलीगेट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डेलीगेट कर सकते हो या कैसे कर रहे हो, एफिशिएंटली कैसे कर रहे हो? हाँ गुरु। सर, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी चीज है जो दुनिया में सबको पंचभूत समान इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है ना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे ही इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। जिसने उसको डेलीगेट करता है वो महान व्यक्ति बन जाते हैं, राइट। जिसने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को हेडेक समझते हैं, उसका कुछ नहीं होने वाला है, राइट। मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी को हेडेक समझा तो कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। रिस्पॉन्सिबिलिटी को अगर आपने अच्छी तरह से लिया तो ही आप आगे बढ़ सकते। वो सबको है सर, सबको सर्व समान रिस्पॉन्सिबिलिटीज, समाज से वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, अगर हम लेना पड़ता है। इसके लिए एक छोटा एग्जांपल मैं लेता हूँ। उसमें हिंदी को क्या बोलते हैं, जो बनियन ट्री है, बरगद का पेड़, बरगद का पेड़, बरगद का पेड़, वो क्या है ना, वो बहुत कमजोरी है,
उसने ना कोई फर्नीचर बनती है ना कोई वो बहुत टोटा मोटा नहीं है, मगर वो पेड़ है ना, पेड़ है, पेड़ वैसा वीक मतलब उसका कोई यूज नहीं है, फर्नीचर नहीं बन सकता, लकड़ी बहुत खराब होता है, मगर हजारों साल तक वो रहता है। राइट। वो कैसा रहता है बोले तो वो नॉर्मल ट्री जैसा ही पैदा होता है। बड़े होते होते ही उसका ऊपर से रूट्स आना शुरू होता है। रूट्स आया तो वो ट्री क्या समझती है, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के उसको डेलीगेट करती है, बहुत होशियार से उसको रहता है। बाद में उसका रूट्स ऊपर से सॉइल तक पहुंचने तक उसको डेलीगेट करता है। राइट। बाद में वो रूट पहुंचते ही वो रूट कांड बन जाती है। इससे हमको है ना, मुझको ये एक्सपीरियंस हुआ, मेरे पास जो लोग आए जो नेटवर्क में फेल हुआ था वही लोग आया, एक 20 साल का लड़का आया, 22 साल का लड़का आया, सब लोग आया। मैं उसको एडैक नहीं समझा, ना नेटवर्कर आए, सभी का मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी समझा, उसको डेलीगेट किया, वो अभी हमारा असेट बन चुका है, मेरा असेट बन चुका है। वेरी गुड पॉइंट, बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ पे गुरु ने बोला है। हाँ सावी। डेलीगेशन, जैसे आप यहाँ पे आए हो, प्रेसिडेंट लेवल मिशन के आपकी अचीवमेंट करके आए हो, मतलब आपने 10 लाख 12 लाख 20 लाख ऐसा टर्नओवर दिया है, और हर एक का भी सपना है, हर एक का सपना है कि मुझे 8-19 तक पहुँचना है। अगर आपको 8-19 तक पहुँचना है कि आप लगानी है, तो आपका काम को डेलीगेट करना जरूरी है। डेलीगेशन अगर आप काम की करती हो तब जाके ही आपका 8-19 होने वाला है। लेकिन बहुत लीडर यहाँ पे डर जाते हैं। क्यों डरते हैं? कि अगर मैं मेरे टीम को डेलीगेशन मेरा काम करूँगा तो कल जाके मेरी इमेज, मेरी डिमांड कम होगी, इसलिए लोग डेलीगेशन करने से डरते हैं। डेलीगेशन करने से डरते हैं क्योंकि अगर मैंने डेलीगेट कर दिया तो मेरा क्या होगा, मैं सीनियर को कैसे बोलूंगा मैंने काउंट लाया, वो तो उसका काउंट है। तो डेलीगेशन करना चाहिए। डेलीगेशन अगर हम काम करेंगे तो ही मल्टीपल काम होगा। लेकिन डेलीगेशन कहाँ करना चाहिए? सही टीम, सही लीडर को चुन के उसको डेलीगेशन अगर हम करेंगे तो डेफिनेटली हमारा काम मल्टीपल में बढ़ेगा, और हम एक दिन मतलब आने वाले 6 महीने के दिसंबर तक हम 8-19 में पहुंचने वाले हैं। लेकिन डेलीगेशन करना बहुत जरूरी है। वेरी गुड। तो डेलीगेशन से डरो मत, ऐसा मत समझो कि इसको डेलीगेट कर दिया तो इसका काउंट है, अपना ही है टीम बाबा, दो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ भटका साहब। नेटसप में बहुत सारी एक्टिविटीज करनी पड़ती है सब लोगों को, मतलब एक सिंपल 1-to-1 से लेकर तक ग्रुप मीटिंग, सेमिनार, बड़े सेमिनार गेस्ट के लिए, और आने के बाद डिस्ट्रीब्यूटर बनने के बाद फिर उसके ऊपर भी बहुत सारी एक्टिविटीज करनी पड़ती है। अगर एक लीडर सारी एक्टिविटीज करना बैठा तो उसका पूरा महीना भी उसका कम पड़ेगा, फिर पहली साइकिल दूसरी साइकिल, पहली साइकिल दूसरी साइकिल, ऐसे खेलता बैठना पड़ेगा। और अगर आपको कैप लगानी है तो ये सारी एक्टिविटी आप अकेले करने से नहीं चलने वाला है। तो इसलिए कुछ लीडर को छोटी छोटी एक्टिविटी से डेलीगेट करने से स्टार्ट करो, ताकि उसका भी लीडरशिप की तरफ प्रवास शुरू हो जाएगा। और एक्टिविटी अगर बाकी के लोग भी करना चालू करेंगे तो आपके ऊपर का जो लोड होता है, वो टेंशन होता है, वो कम होना चाहिए। डेलीगेट यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी देना जरूरी है क्या? तो जरूरी है, क्योंकि हमारे टीम में बहुत सारे अच्छे लोग आते हैं, पहचानेंगे कैसे? क्योंकि वो बोलेगा नहीं, उसको लेबल लगा कि नहीं आएगा कि मैं ही लीडर हूँ। नहीं, हाँ, सबको लगता है मैं सबसे भारी लीडर हूँ। सबसे भारी। हाँ, तो जरूरी है क्या? तो जरूरी है। उनको वो डेलीगेट करने के बाद ही हमको पता चलेगा कि भाई कुछ लोग ऐसे हैं बहुत भारी ट्रेनिंग ले सकते हैं, हमारे अपेक्षा से ज्यादा अच्छा लेते हैं, कोई एवरेज ट्रेनिंग लेता है, कोई बिलो एवरेज ट्रेनिंग लेता है, लेकिन मौका सबको मिलना चाहिए। मैं मेरा खुद का एग्जाम्पल बताता हूँ। आज अगर मैं सुबह एक मेंटरिंग करूँ तो 5वां मेंटरिंग मेरा उससे अच्छा होता है, 10वां मेंटरिंग मेरा बहुत और भारी होता है। तो उसने उतना अच्छा ट्रेनिंग नहीं भी लिया और उसको बार बार हम जिम्मेदारी देते रहेंगे तो वो डेफिनेटली इंप्रूव करेगा, और आप जिस पर्पज के लिए आए हो वो पर्पज आपका टीम बहुत स्ट्रॉन्ग बनेगा। ग्रेट, बहुत अच्छा पॉइंट। हाँ सुग्रे साहब। नहीं सर, डेलीगेट करना चाहिए, इसके लिए कोई दो मत नहीं है। हाँ। लेकिन ये दोधारी तलवार है। हाँ। अगर ये गलत आदमी को डेलीगेट कर दिया तो बना बनाया टीम भी गायब हो जाएगा। मतलब ये ऐसे नहीं है कि चलो ये मेरे डाउनलाइन में इसको दे दो पूरा। अगर आपको इधर होता है, एक इधर डालो, एक इधर डालो, तो ऐसा करने से गड़बड़ हो सकता है। डेलीगेट करना जरूरी है, लेकिन पहले वो कौन है उसको पहले सिलेक्ट करो, उसको समझो वो क्या कर सकता है, उसकी कैपेसिटी क्या है, फिर उसको एक साथ पूरा मत दो। मेरा मानना ऐसा है, थोड़ा थोड़ा उसको देते जाओ, जैसे जैसे वो उसमें मास्टर बनेगा उसको और थोड़ा थोड़ा देते जाओ। और ये देने के बाद एक बार वो हमको लगता है कि ये पूरी तरह से हैंडल कर रहा है, तो अभी बीच बीच में नहीं घुसना है, फिर अभी उसको उसके हिसाब से करने दो। लेकिन जब वो पूछ रहा है कोई सजेशन तो उसको सजेशन दो।
और लेकिन बाहर से 100% ध्यान चाहिए, वॉच रखना जरूरी है कि कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रही है, क्योंकि वो काम कर रहे हैं मतलब वो खेल रहे हैं, उससे शायद गलतियां हो सकती है, लेकिन अपना ध्यान होना जरूरी है। अगर कुछ गड़बड़ हो गई फिर वहां जाना जरूरी है, वापस उसको सब समेट के एक लाइन पे लाना जरूरी है और फिर वापस उसको भेजना जरूरी है। मतलब ये प्रोसेस है, ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे डेलीगेट नहीं कर आज सकते। मुझे लगा कि किरण बोहिर को मैं सौंप देता हूँ, इसको टीम सौंप दिया, मैं घर पे जाके आराम किया, ऐसे क्या होने वाला होगा नहीं पता है। तो ये प्रोसेस है, इसके लिए टाइम टीम भी घर पे जाएगी। टाइम भी लगेगा। हाँ सचिन, जैसा प्रमोद ने अभी बोला कि ये प्रोसेस है डेलीगेशन का। हाँ। आप प्रोसेस जो करते हो ना, तो मैंने भी इसको चार तरीके में कैटेगराइज किया है। ओके। हाँ, तो प्रोसेस इंपॉर्टेंट है और उसको उसी सीक्वेंस से आपको जाना बहुत जरूरी है। डेलीगेशन का भी एक प्रोसेस है और उसी सीक्वेंस से जाना चाहिए। वो सीक्वेंस और डेलीगेशन करने के टाइम पहले ये देखना है कि क्या वो जो डेलीगेट मैं कर रहा हूँ वो पहले मैं खुद कर रहा हूँ। हाँ, क्योंकि जब तक आप खुद करते नहीं हो आप किसी को डेलीगेट कर नहीं सकते हो। राइट। फर्स्ट यू हैव टू डू दिस ऑल थिंग्स जो आपको डेलीगेट करना है। मुझे लगता है मेरी टीम ऐसा बनना चाहिए तो पहले मुझे वैसा बनना पड़ेगा। बराबर है। मैं अगर पहले वैसा बनूंगा तो ही मेरी टीम वैसे बनेगी। अगेन द बिजनेस ऑफ डुप्लीकेशन। बराबर है। तो डेलीगेशन करने का जो प्रोसेस है, तो फर्स्ट थिंग इज इम्प्लीमेंटेशन। आपको खुद करना है, खुद करना पड़ेगा। इम्प्लीमेंटेशन मतलब खुद पहले करो। फर्स्ट इज इम्प्लीमेंटेशन, सेकंड इज डुप्लीकेशन। फिर जो मैं कर रहा हूं वैसे करने वाले मेरे टीम में कौन लोग हो सकते हैं, तो मुझे उनको सिखाना पड़ेगा। दैट मीन्स उनको डुप्लीकेशन तक लेके जाना पड़ेगा। राइट। सो फर्स्ट इम्प्लीमेंटेशन, देन डुप्लीकेशन। उसके बाद जब वो डुप्लीकेट करना स्टार्ट करता है और जब मुझे कॉन्फिडेंस आ जाता है कि वो मेरी तरह से वो परफेक्ट हो गया एकदम, देन आई शुड डेलीगेट। तो तीसरा आता है डेलीगेशन। तो फर्स्ट इज इम्प्लीमेंटेशन, सेकंड इज डुप्लीकेशन, थर्ड इज खुद इंप्लीमेंट करो, फिर उसको डुप्लीकेट करो और उसके बाद डेलीगेट करो। और बहुत बार गड़बड़ यहीं पे होता है कि डेलीगेट करने के बाद लोग पीछे हट जाते हैं कि अभी उसको दे दिया, अभी वो करेगा। सो द फोर्थ थिंग जो लोग करते नहीं है, जो करना चाहिए मुझे लगता है, दैट इज सुपरविजन। सुपरविजन। तो मैं जिसको डेलीगेट कर चुका हूँ रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या वो उसको ठीक से कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये देखना भी मेरा काम है। तभी वो डेलीगेशन परफेक्टली जाएगा। दूसरी चीज जो बहुत बार गड़बड़ होती है हमारे से, वो ये होती है कि हम लोग डेलीगेशन दे देते हैं, यानी हम लोग उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको दे देते हैं और रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में रख देते हैं, यानी अथॉरिटी अपने पास होता है। तो वो डेलीगेशन फिर परफेक्ट नहीं होगा। अगर हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर उसको देनी है, यानी हमको डेलीगेट करना है, तो विद रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको उसको अथॉरिटी भी देना बहुत जरूरी है। तो भी खाली डेलीगेट नहीं करना है, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ अथॉरिटी भी देना है, तभी वो परफेक्टली जाएगा। बहुत अच्छा पॉइंट सभी ने बोला रहेगा। मेरे हिसाब से लर्निंग प्रोसेस आपका स्टार्ट रहेगा और पॉइंट्स लिखते रहेंगे। यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग प्रोसेसेस हो रहे हैं जो नॉर्मल एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में नहीं हो सकते। चलो, इसी के साथ साथ मैं अगले क्वेश्चन की तरफ जा रहा हूं। मेरा अगला क्वेश्चन आप सभी पैनलिस्ट के लिए। देखो, डेलीगेट तो हमने कर दिया। अभी डेलीगेट करने के बाद जैसे सचिन ने बोला कि परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, तो मेरा आप सभी के लिए एक क्वेश्चन है कि हाउ यू मॉनिटर द परफॉर्मेंस ऑफ द पीपल। देखो, आपके टीम में बहुत सारे लोग रहते हैं, उनका परफॉर्मेंस कैसे मॉनिटर करते हो? हाँ सत्यवाद। एक्चुअली क्या है सर, जैसा हम बोलते हैं ना टीम, ऐसा टीम मतलब फैमिली। हाँ, हम हमारे फैमिली में बच्चे रहते हैं, उसका परफॉर्मेंस कैसा हम करते हैं कि उसका परसेंटेज के ऊपर बोलते हैं। राइट कि इसको इतना परसेंटेज मिला, ये डॉक्टर बनेगा, ये ऐसा ऐसा हम उसको बराबर फोकस करते हैं। ऐसा टीम में भी लोग होता है। कुछ लोग टीम में ऐसा होता है कि दुबई लगाने के बाद ही मैंने बराबर क्लब नेट सब लगाने के बाद ही वो लोग काम करेगा। काम करेगा। वो थोड़ा अलग कैटेगरी रहना चाहिए, वो भी हमारे पास रहना चाहिए। कुछ लोग फास्ट ट्रैक आने के बाद ही सब कुछ करता है। फास्ट ट्रैक में ही काम करता है। फास्ट ट्रैक में भी काम करता है। वो कैटेगरी भी हमारे पास रहना चाहिए, वो हमको लगना चाहिए। बराबर। और तीसरा जो है ना, सुपर बिगिनर, सुपर फास्ट ट्रैक, और कुछ ऑफर लगने के बाद हम भी छोटे छोटे कुछ लगाते, गोवा विवाह, तभी काम करता है। तभी वो काम करता है। ऐसे अलग अलग कैटेगरी रहती है। और वो हिसाब से जैसे फास्ट ट्रैक आया तो इनको चाबी लगना चाहिए, दुबई आया सबको लगना चाहिए, ऐसा लोग होना चाहिए। और उसके ऊपर हम टीम का मेजरमेंट कर सकते हैं और उसका क्या बोलते हैं, मॉनिटरिंग कर सकते हैं। मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं। वो हिसाब से हम उसको मॉनिटरिंग भी करेंगे और उसका मेजरमेंट भी करेंगे। ऐसा मेरे वेरी गुड। बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ पे सत्यवान ने बोला कि अलग अलग टाइप के लोग हैं, तो अलग अलग कैटेगरी से लोग हैं, अलग अलग स्टाइल से उनको उनके साथ काम करना पड़ेगा। हाँ सचिन, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? हाँ सर, जैसे ये अलग अलग कैटेगरी बोल रहे हैं, वैसे हम लोग अगर लीडरशिप की जब बात कर रहे हैं, तो हमारे पास भी अलग अलग कैटेगरीज होती है।
तो हमें अगर टीम का परफॉर्मेंस मॉनिटर करना है तो सबसे पहले हमें टीम को कैटेगराइज अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करना पड़ेगा। तो नेटसर्फ ने भी एक सिस्टम बनाया है। उस सिस्टम में अगर हम लोग टीम को लेके जाते हैं तो हम लोग इजीली टीम का मॉनिटरिंग कर सकते हैं परफॉर्मेंस को। तो वो 5 टियर सिस्टम में उसको बोलता हूँ। तो पहले तो ये मेंटोर्स होते हैं जो नेटसर्फ इनकी मीटिंग्स लेता है। हर एक मेंटोर की अपनी अपनी टीम होती है, तो वहां से भी हम लोग मॉनिटरिंग कर सकते हैं। उसके बाद ये जो टीम है मेंटोर की, ये अलग अलग जोन में डिवाइड होती है। बराबर है। तो वहां पे भी वो एक मॉनिटरिंग होता है। उसके बाद हर एक जोन में अलग अलग रीजन्स होते हैं। यही लोग जो मेंटोर की टीम में है वो अलग अलग रीजन की एमसीएम में होते हैं। तो वहां से भी एक मॉनिटरिंग चलता है। और ये जितने भी लीडर्स है एमसीएम में, इनकी हर एक की कैबिनेट होती है। राइट। तो वो एंड तक हम लोग उसको लेके जा सकते हैं। तो राइट फ्रॉम द रूट हम लोग ऊपर तक हर एक लेवल का अलग अलग तरीके से मॉनिटरिंग कर सकते हैं परफॉर्मेंस को। बस लोग वहां पे होने चाहिए। राइट। ये स्ट्रक्चर ऑलरेडी नेटसर्फ ने दिया है, दिया हुआ है सेटअप। ये स्ट्रक्चर को फॉलो करना जरूरी है। हर लेवल पे लोग होना अपने जरूरी है। सर हाँ बेटा साहब। सर मैं थोड़ा अलग एंगल से बोलना चाहूंगा। देखो कि आम जनता मतलब बच्चे होते हैं, उसके बाद में माँ बाप परवरिश करते हैं बच्चों की। और अभी परवरिश में एजुकेशन ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। राइट। मतलब ये सिस्टम में तीन लोग हैं। एक है माँ बाप, दूसरे बच्चे और तीसरा है स्कूल। तो देखो मुझे क्या लगता है मालूम है क्या, कि यहाँ पे क्या होता है, वो बच्चे माँ बाप बच्चे को स्कूल में डालते हैं। अभी मॉनिटर कौन करता है? मॉनिटर सिर्फ देखते हैं माँ बाप की भाई बच्चा जा रहा है कि नहीं जा रहा है, लेकिन एक्चुअल में मॉनिटर कौन करता है? स्कूल करता है। और उन्होंने उसके पार्ट किए कि पहला पार्ट कौन सा है कि प्राथमिक विद्यालय, उसमें 3-4 कक्षाएं होती है। उसके बाद में एक माध्यमिक विद्यालय होता है, उसमें 4-5 कक्षाएं होती है। उसके बाद में कॉलेज होता है, उसमें 3-4 कक्षा होता है। और बाद में होता है हायर स्टडीज। तो मुझे क्या लगता है मालूम है क्या, कि हमारा नेटसर्फ, देखो ये हमारे लीडर्स, ये माँ बाप है। राइट। इनके जो डाउनलाइन के लोग हैं वो इनके बच्चे हैं। और स्कूल कौन है? तो नेटसर्फ। हाँ बराबर है ना। तो अभी ये नेटसर्फ जो स्कूल है, ये नेटसर्फ के स्कूल में भी ऐसा ही है कि नेटसर्फ के स्कूल में प्राथमिक विद्यालय मतलब क्या है? सुपर ट्रैक। बराबर। जिसमें 4 ट्रैक है। अपने बच्चों को पहले सुपर ट्रैक में डालो। सुपर ट्रैक में डालो। परफेक्ट। उसके बाद में आएगा माध्यमिक विद्यालय, फास्ट ट्रैक डायरेक्टर लेवल। बराबर। उसके बाद में आएगा कॉलेज, मतलब ये प्रेसिडेंट लेवल। और उसके बाद में ये पीएचडी किया मेंटोर। मतलब इससे बढ़िया सिस्टम है ही नहीं है। मुझे कहना है कि आप माँ बाप शिक्षित हो या अशिक्षित हो, अपने बच्चों को स्किप ये सिस्टम में डालो। ये बराबर बाहर पड़ेंगे, आपका कैप लग जाएगा। बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ पे बेनकर साहब ने बोला। जैसे देखो हमने देखा कि परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग जरूरी है। वैसे और एक चीज टीम में हमेशा होती है, बार बार लगातार करनी पड़ती है हमें, वो है कोलैबोरेशन एंड नए आइडियाज को एक्सेप्ट करना।